Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear friends. This is chapter number 5 from Developmental Biology for BS Zoology and MSc Zoology students. And chapter name is In Vitro Fertilization. And short name अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो आप इसको क्या नाम कहें? आप कहें इट इज़ अ IVF. तो मैं आपको बता दूं भाई, आपको चैप्टर नंबर 4 में भी थोड़ा सा ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगा होगा क्योंकि वहाँ पे एब्रीवेशन जो हैं वो थोड़े ज़्यादा हैं, तो आपको उसको प्रैक्टिस करना पड़ती है लिखने के बाद और दैन वो आपको क्लैरिफाई हो जाते हैं। लेकिन इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बहुत ही आसान सा टॉपिक है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि हम तकरीबन इंशाल्लाह 3-4 लेक्चर्स में कोशिश करेंगे कि पूरे चैप्टर को ही कवर अप कर लें। तो आज का पहला लेक्चर इसमें आपको इंट्रोडक्शन बताएंगे और इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बता देंगे और समरी बता देंगे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की। यानी कि अगर वो स्टूडेंट जो कंप्लीटली इसको नहीं पढ़ना चाह रहा है तो वो बेटा यहाँ पे जो पहला लेक्चर है वो लाजमी अटेंड कर ले। बाकी लेक्चर्स जो होंगे, जैसा कि जो डिटेल्ड समरी होगी या फिर जो स्टेप्स होंगे वो नहीं देखना चाहता, एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस नहीं देखना चाहता तो खैर है, लेकिन समरी के अंदर काफ़ी हद तक चीज़ें जो होंगी वो क्लैरिफाई हो जाएंगी। लेकिन अगर किसी को डिटेल में देखना है तो वो स्टेप बाय स्टेप फिर सारा देखे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में। अब ये होता क्या प्रोसेस असल में देखें, अगर हम बात करें ना तो जो एग सेल होता है ना, वो स्पर्म सेल जो होंगे वो एग सेल को फर्टिलाइज करते हैं फैलोपियन ट्यूब के अंदर। ठीक है, यानी कि जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है ना ह्यूमंस के अंदर या मैमल्स में, तो वहाँ पे क्या होता है कि जो स्पर्म सेल्स हैं उसको फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में रिलीज कर दिया जाता है। देन फिर वो स्पर्म्स मूव करते हैं, मूव करते हुए कहाँ पे पहुंच जाते हैं, ओविडक्ट में पहुंचते हैं या फैलोपियन ट्यूब में चले जाते हैं। वहाँ पर जाने के बाद क्या होती है डियर फ्रेंड्स, फर्टिलाइजेशन हो जाती है। तो बताने का मकसद आपको ये है कि देखें फर्टिलाइजेशन वहाँ पर हो रही है बॉडी के अंदर, लेकिन सम टाइम क्या होता है कि चंद एक इंटरनल प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। वो इंटरनल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं कि फीमेल की बॉडी में हो सकते हैं वो मेल की बॉडी में हो सकता है कि जो स्पर्म्स का इजैकुलेशन है वो 280 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶ उतने स्पर्म्स रिलीज ना हो रहे हों जितने के होने चाहिए, स्पर्म पॉपुलेशन थोड़ी कम हो, फीमेल का हार्मोनल लेवल्स ठीक ना हो। इज दैट क्लियर? तो कोई भी रीज़न हो सकती है जिसकी वजह से जो स्पर्म्स हैं वो ओविडक्ट तक नहीं पहुंच रहे, वहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं हो रही। तो डियर फ्रेंड्स, इसका एक सिंपल सा मेथड होता है कि आप फर्टिलाइजेशन को बॉडी से बाहर करवा दें। हम उसको क्या नाम दे देंगे, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का। तो व्हाट इज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन? आप कहेंगे कि जो एग सेल है वो फर्टिलाइज्ड होगा, स्पर्म उसको फर्टिलाइज्ड करेगा लेकिन आउटसाइड द बॉडी। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एग इज फर्टिलाइज्ड, एग इज फर्टिलाइज्ड बाय स्पर्म, एग इज फर्टिलाइज्ड, एग इज फर्टिलाइज्ड बाय स्पर्म। स्पर्म उसको क्या करेगा डियर फ्रेंड्स, फर्टिलाइज करेगा। लेकिन आपने कहना है कि कहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगी, आउटसाइड द बॉडी, आउटसाइड बॉडी। हम उसको बेटा क्या नाम दे देंगे, हम उसको नाम दे देंगे दिस वन इज नोन एज, इसको हम नाम दे देंगे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का नाम दे देंगे। अब अगर हम बेटा बात करते हैं ना तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का, तो मैंने कहा कि वो फीमेल्स जो इनफर्टिलिटी यानी कि जो नॉर्मल जो प्रोसेस होता है ना फर्टिलाइजेशन का वो नहीं कर सकते, तो उनके लिए ये होता है यानी कि इनफर्टिलिटी को ना दूर करने के लिए हम ये प्रोसेस जो है वो अडॉप्ट कर लेते हैं ह्यूमंस में। ठीक है, ओके। अब तीसरा पॉइंट यहाँ पर आप ये याद रखिए कि सबसे पहले जो टेस्ट ट्यूब बेबी की सक्सेसफुल बर्थ हुई थी, वो सबसे पहले जो टेस्ट ट्यूब बेबी की सक्सेसफुल बर्थ हुई बेटा उसका नेम था लॉइस, LOU, लॉइस सी या लॉइस पढ़ लें, लॉइस ब्राउन। क्या नेम था? लॉइस ब्राउन था उसका नेम। और उसकी बर्थ हुई थी 25 ऑफ जुलाई, 25 ऑफ जो जुलाई 1978, 25 ऑफ जुलाई 1978 के अंदर उसकी क्या हुई थी, उसकी बेटा बर्थ हुई थी और सक्सेसफुल बर्थ हुई थी। और ये हुई थी लंदन में, ये भी याद रखना। कहाँ पे हुई थी? लंदन में। और इनके जो फिजियो थे जो यानी कि टेक केयर कर रहे थे, जिन्होंने इस प्रोसेस को सक्सेसफुल बनाने में काम किया था, उनका नाम था रॉबर्ट जी टेकर। यानी कि ये बहुत फेमस नाम है क्योंकि सबसे पहला जो बंदा, जो भी इंसान सबसे पहला काम करता है वो हमेशा याद रखा जाता है। और बाकी उसके बाद तो बहुत सारे लोग होते हैं जो काम करते रहते हैं, लेकिन पहला जो होगा उसको आवाम लाजमी याद रखती है। तो इस तरह से आपको भी याद रखना है कि रॉबर्ट जी जो एडवर्ड्स थे, रॉबर्ट जी एडवर्ड्स, वो फिजियोलॉजिस्ट थे। इनके क्या थे? फिजियोलॉजिस्ट थे, जिनकी निगरानी में ये सारा काम हुआ, फिजियोलॉजिस्ट थे। और इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था, लेकिन इनको नोबेल प्राइज़ मिला था तकरीबन 2010 में जाके। तो ये आपने याद रखना कि काम किया था इन्होंने 1978 में सक्सेसफुल हो गई थी बर्थ, लेकिन इनको फिजियोलॉजी और मेडिसिन की बेस पर नोबेल प्राइज़ मिला था, फिजियोलॉजी में मिला था। और 2010 में, आप ये भी याद रखें, इनको नोबेल प्राइज़ 2010। ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं इससे आगे, नोबेल प्राइज़ 2010। तो डियर फ्रेंड्स, इसकी चंद एक रीजंस और भी होती हैं टेस्ट ट्यूब बेबीज़ की। उनमें से पहली रीज़न तो ये होती है कि आपको याद रखना है कि देखें टेस्ट ट्यूब बेबीज़ में बहुत सारे फीमेल्स ऐसे हैं, मेल्स कपल्स ऐसे होते हैं जो कि नॉर्मल प्रोसेस को एंजॉय नहीं कर पाते, यानी किस तरह के। अब उन सभी कपल्स में से सिर्फ आप याद रखें कि 5% लोग ऐसे होते हैं जो कि इन टेस्ट ट्यूब बेबीज़ की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि ये काफ़ी महंगा प्रोसेस है, इसको अफोर्ड भी बहुत कम लोग करते हैं। इसी वजह से तकरीबन 5% जो पॉपुलेशन है ना
वो इसको करवाती है इस प्रोसेस को, लेकिन ज़्यादातर लोग इसको नहीं इसकी तरफ मूव करते। और अमेरिका की अगर हम बात करें, देखें वो बहुत तरक्की याफ्ता स्टेट है पूरी दुनिया में, लेकिन वहाँ पर भी ये टेस्ट ट्यूब बेबीज़ वाला जो प्रोसेस था वो डिस्कवर किया गया 1981 के अंदर, इंट्रोड्यूस करवाया गया था। कहाँ पर? अमेरिका के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया गया था। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें तो तकरीबन अब तक जो सक्सेसफुल केसेस हैं टेस्ट ट्यूब बेबीज़ के वो तकरीबन 2 लाख से ज़ायद हो चुके हैं। कितने हो चुके हैं? 200,000 से ज़ायद हो चुके हैं सक्सेसफुल केसेस। अब डियर स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं ज़रा यहाँ पर कि कौन कौन सी रीज़न्स हो सकती हैं जिसकी वजह से इस तरफ जाना पड़ता है, आवाम को रुख करना पड़ता है टेस्ट ट्यूब बेबीज़ की जानिब। रीज़न नंबर 1, फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होनी थी? फैलोपियन ट्यूब में। अगर किसी रीज़न की वजह से जो ह्यूमन फैलोपियन ट्यूब हैं वो मिसिंग हो जाए या ब्लॉक हो जाए, तो मैं पहला रीज़न लिख देता हूँ, ह्यूमन ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब, पहली बात मिसिंग, या फिर क्या हो जाए मिसिंग और ब्लॉक, तो बेटा वहाँ पर तो फर्टिलाइजेशन हो ही नहीं सकती। तो इस तरह से तो वो सारी ज़िंदगी यानी कि बेबी को बर्थ ही नहीं दे पाएंगे। इस सूरत में हमें क्या करना पड़ेगा? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करवानी पड़ेगी टेस्ट ट्यूब के अंदर। अच्छा, दूसरी रीज़न ये हो सकती है कि सपोज दैट कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको जो बेबी होते हैं वो बहुत जल्दी मिल जाते हैं, तो बेटा वो उनकी कोशिश होती है कि जो बेबी है ना, बेबी मज़ीद नहीं होने चाहिए, तो वो क्या करते हैं बेटा? वो करते हैं ट्यूबल लाइगेशन करवा देते हैं। क्या करवाते हैं? वो एक सर्जरी करवाते हैं, उस सर्जरी को हम नाम देते हैं ट्यूबल लाइगेशन। ट्यूबल लाइगेशन में जो ट्यूब्स होती है ना, उसको लाइगेट कर दिया जाता है, फैलोपियन ट्यूब को लाइगेट कर दिया जाता है ताकि यहाँ पर फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस ना हो। जब ट्यूब को लाइगेट कर दिया जाएगा तो बेटा उसके नतीजे में क्या होगा कि फर्टिलाइजेशन नहीं होगी। लेकिन समटाइम क्या होता है कि लाइगेट करने के बाद वही जो फीमेल्स हैं वो दोबारा रीसर्जरी करवाते हैं कि जो ट्यूबल लाइगेशन है रिवर्सल सर्जरी होती है। ट्यूबल लाइगेशन रिवर्सल सर्जरी होती है ताकि ट्यूब्स को दोबारा से क्या किया जा सके? ओपन किया जा सके। लेकिन समटाइम क्या होता है कि बेटा वो जो सक्सेसफुल सर्जरी नहीं हो पाती, ये रिवर्सल सर्जरी सक्सेसफुल नहीं होती, जिसके नतीजे में वो कभी भी कंसीव नहीं कर पाएंगे और अनएक्सपेक्टेड से रिजल्ट्स होते हैं इनफर्टिलिटी की वजह से। तो ये आपको याद रखना कि ये भी रीज़न हो सकती है फीमेल्स के अंदर जिसकी वजह से वो नॉर्मल प्रोसेस कंसीव का नहीं होगा। तीसरी चीज़, अगर हम मैन की बात करते हैं मेल्स की, तो मेल्स में लो स्पर्म काउंट, मेल में क्या होगा? लो स्पर्म काउंट, एक ये भी रीज़न हो सकती है। अच्छा, इसके अलावा एक और रीज़न हो सकता है कि अगर वो कोई एडिक्टिव ड्रग है, यानी कि एडिक्टिव ड्रग बहुत ज़्यादा यूज़ करता है, तो उसकी वजह से भी जो स्पर्म की प्रोडक्शन होती है वो स्टॉप हो जाती है। इज़ दैट क्लियर? और जो बनते हैं वो भी ठीक तरह से नहीं बनते। तो ये सारे रीज़न हो सकते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की तरफ मूव करने की। अब तीसरी चीज़, इसकी समरी देख लें। व्हाट विल बी द समरी? अगर हम इसकी समरी की बेटा बात करते हैं तो आपको याद रखना है कि समरी में पहली चीज़ आ जाएगी कि हम जो फीमेल होगी उसको स्टिमुलेट करवाएंगे। हम करवाएंगे स्टिमुलेशन ऑफ वुमेन को स्टिमुलेट करवाएंगे ताकि वो क्या करे? वो एग सेल प्रोड्यूस करे और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करे। ठीक है, तो वुमेन को स्टिमुलेशन ऑफ वुमेन फॉर प्रोडक्शन ऑफ मोर एग, फॉर प्रोडक्शन ऑफ मोर एग, ज़्यादा जो एग हैं ओवा है उसको हासिल करने के लिए हम उनको इंजेक्शन वगैरह देंगे, जिसके नतीजे में स्टिमुलेशन हो जाएगी। हाइपर ओव्यूलेशन करवाना है आपने, पहला स्टेप। सेकंड स्टेप है जब आप हाइपर ओव्यूलेशन करवाएंगे तो उसके बाद आप एग हासिल कर लेंगे। अब दूसरी जो चीज़ होगी वो ये है कि आपको अपने स्पर्म को अलाउ करना है कि वो जाके क्या करें? जाके फर्टिलाइज करें। स्पर्म फर्टिलाइज किसको कर दें? एग सेल को जाके क्या कर दें? फर्टिलाइज कर दें। ठीक है, और तीसरी चीज़, जब वो फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बन जाएगा जो कि एक सिंगल सेल है, आपने क्या करना है कि वो जो जाइगोट है उस जाइगोट को एक आर्टिफिशियल ग्रोथ मीडियम में भेज देना है। जाइगोट को किधर भेजना है? आपने आर्टिफिशियली तौर पर अभी आर्टिफिशियल ग्रोथ मीडियम में रखना है, आर्टिफिशियल ग्रोथ मीडियम। और तब तक आपने आर्टिफिशियल ग्रोथ मीडियम तक रखना है तकरीबन 2 से 6 दिन का। आर्टिफिशियल ग्रोथ मीडियम में आप रखेंगे तकरीबन 2 से 6 दिनों के लिए वहाँ पे रख देंगे। और आफ्टर डैट उसके बाद आप क्या करेंगे? उसके बाद वो उसी जो जाइगोट होगा 2 से 6 दिनों के बाद जाइगोट को इम्प्लांट कर देंगे फीमेल के यूट्रस के अंदर। जाइगोट को प्लेस कर दिया जाएगा इन किसमें? फीमेल यूट्रस के अंदर क्या कर दिया प्लेस कर दिया जाएगा। देन वो नॉर्मल जो प्रोसेस है अम्बिलिकल कॉर्ड, वो बाकी सारे प्रोसेस कंटिन्यू हो जाएंगे। फीमेल की बॉडी में हार्मोनल लेवल चेंज हो जाएगा। ठीक है, ह्यूमन कॉरियोनिक जो मेम्ब्रेन हार्मोन होगा वो भी रिलीज हो जाएगा, जिसके नतीजे में बाकी तमाम चेंजेस बॉडी में आ जाएंगे। और देन ये नॉर्मल और सक्सेसफुल प्रोसेस जो होगा इसका कंसीविंग का, वो सक्सेसफुल हो जाएगा। और आफ्टर डैट एक नॉर्मल जैसे फीमेल बेबी को बर्थ देती है वैसे ही ये वाली फीमेल्स भी बेबी को बर्थ देंगी। और देन
जो अनफर्टिलिटी है वो ख़त्म हो जाएगी। इज़ डैट क्लियर? तो ये हमारा आगे लेक्चर नंबर फर्स्ट। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम देखेंगे स्टेप्स ऑफ विट्रो फर्टिलाइजेशन, फिर हम देखेंगे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो स्टे कनेक्टेड एंड अल्लाह हाफिज़।